Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and today we are going to discuss some of the very important current affairs from the Hindu newspaper. आज के दिन साइंस टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट वाले पार्ट द हिंदू न्यूज़पेपर में मिसिंग होते हैं. आज सैटरडे है तो उसमें बहुत ही कम आर्टिकल इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन द्रोणाचार्य आईएएस लेके आया है आपके लिए कुछ स्पेशल आर्टिकल्स जिनको हम आज एक्सप्लेनेशन में बहुत ही एलाबोरेट डिस्कशन से डिस्कस करेंगे. आइए शुरू करते हैं डिस्कशन. द वेरी फर्स्ट आर्टिकल हियर इज शॉकिंग मिसयूज ऑफ वक्फ लॉ लेड टू अमेंडमेंट सेंटर इन्फॉर्म्स सुप्रीम कोर्ट. तो रिसेंटली वी हैव डिस्कस्ड वक्फ इशू एट लार्ज. अगर आपने नहीं देखे हैं तो पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं. आज हम एक क्विक रिवीजन वक्फ टॉपिक, वक्फ एज एन इशू को हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं. आइए समझते हैं इसको बिल्कुल बेसिक पॉइंट से. सबसे पहले हमें यहां पर यह पता होना चाहिए कि वक्फ क्या है. व्हाट इज वक्फ? वक्फ क्या है? ये एक इस्लामिक लॉ प्रैक्टिस है. ये एक चैरिटी है जो करी जाती है इन द नेम ऑफ अल्लाह. बिकॉज शरीयत लॉ के अकॉर्डिंग, मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, मुस्लिम जो रिलीजियस लॉज हैं उनके अकॉर्डिंग यहां पर एक ये कैटेगरी रखी गई है कि 2.5% ऑफ एनुअल इनकम जो कोई इस्लाम फॉलो करता है उसको डोनेशन में देना चाहिए. राइट? अब इसको या तो डायरेक्टली दे सकते हैं या इनडायरेक्टली दे सकते हैं. जब हम इनडायरेक्टली देते हैं इसका मतलब क्या है कि हम किसी का डायरेक्ट भला नहीं कर रहे हैं, हम वो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम कर देते हैं एंड नाउ अल्लाह विल टेक केयर ऑफ इट्स ह्यूमन बींग्स. राइट? तो यहां पर यही चीज है वक्फ के नाम पर. वक्फ क्या है? ये डोनेशन है ऑफ प्रॉपर्टी in the name of Allah. Donation made in the name of Allah is known as वक्फ. राइट? वक्फ क्या है? डोनेशन है. ये हमें क्लियर हो गया है. देन साथ में वक्फ के साथ साथ हमें पता होना चाहिए वाकिफ क्या होता है. तो जो इंसान डोनेशन करेगा, वक्फ करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे? वाकिफ. एंड जो वक्फ बोर्ड बनाया जाता है उसके मैनेजर को हम क्या बोलते हैं? मुतवल्ली बोलते हैं. राइट? उसको हम क्या बोलते हैं? मुतवल्ली. ये 3-4 जो नाम है, जो ये 2-3 आपको वर्ड्स देखने को मिलते हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑफन रिसेंटली सीन इन न्यूज मुतवल्ली क्या है, एंड इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड कि यहां पर वाकिफ क्या है. राइट? नाउ सबसे पहला जो इंसिडेंस है वो वक्फ का जो जिक्र देखने को मिलता है दैट इन इंडिया दैट इज एट्रीब्यूटेड टू द दिल्ली सल्तनत पीरियड. लेकिन अगर हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करें तो इट इज सीन दैट इन द फॉर्म ऑफ 1952 की एक्ट, देन उसके बाद 1995 की एक्ट, एंड नाउ 2025 में इसको अमेंड किया जा रहा है. 1995 के एक्ट को अमेंड किया जा रहा है इन द नेम ऑफ उम्मीद एक्ट, एंड वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के नाम से हम इसको जान सकते हैं. वक्फ को अमेंड किया जा रहा है. वक्फ का जो सिनेरियो है, जो इसमें रूल्स है, रेगुलेशंस हैं, उसमें अमेंडमेंट किया जा रहा है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड दैट इज व्हाई दिस एक्ट, दिस लॉ हैज बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट. लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए गए, इसके प्रोसीजर के ऊपर सवाल उठाए गए, एंड ये बोला गया कि जो यहां पर ये अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं ये फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, रिलीजियस राइट्स के अगेंस्ट है, एंड दैट इज व्हाई दिस मामला, दिस इशू वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट. अब सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 जज जो बेंच है उसके अकॉर्डिंग इसमें हियरिंग ली थी, एंड उन्होंने संज्ञान लिया, उन्होंने कंसीडर किया बहुत सारे इश्यूज को जो पब्लिक रेज कर रही थी. इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट लिया है कि जब तक इसके ऊपर दोबारा हियरिंग नहीं आ जाती है, दैट इज सपोज टू बी हेल्ड ऑन May 3rd, तो जब तक यहां पर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी प्रोसीजर यहां पर फॉलो नहीं करेगी, जो अमेंडमेंट किए गए हैं वो लागू अभी नहीं किए जाएंगे. ये रिकॉर्ड में लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने. अब ये जो अमेंडमेंट है, कौन से अमेंडमेंट पर एक्शन नहीं लेना है, ये हम यहां पर डिस्कस कर सकते हैं. सबसे पहला पॉइंट, वक्फ के अंदर क्या चेंज किया? वक्फ बोर्ड. वक्फ बोर्ड के अंदर चेंज किया गया कि इसमें नॉन मुस्लिम मेंबर्स की एंट्री को अलाउ कर दिया है. वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर्स को अलाउ कर दिया है. साथ में जो वक्फ का सीईओ होगा उसको जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल का एक ऑफिसर यहां पर हेड करेगा. ये इसमें चेंज किया गया. राइट? दूसरा इसमें जो चेंज किया गया है कि वक्फ सिर्फ वही इंसान कर सकता है जो पिछले 5 साल से इस्लाम को फॉलो कर रहा होगा. नेक्स्ट पॉइंट इसमें किया गया कि जो वक्फ बाय यूजर है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या चेंज किया? जो वक्फ बाय यूजर कंसेप्ट है,
देखो अब ये वक्फ बाय यूजर समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि वक्फ कैसे कैसे किया जा सकता है। या तो होता है इसमें डायरेक्टली या होता है इनडायरेक्टली। ये होता है वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय यूज। तो एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट और एक होता है वक्फ बाय यूज। ठीक है, एक में होता है कि आपने प्रॉपर्टी दान कर दी है, नाउ इसके ऊपर वक्फ प्रॉपर्टी के ऊपर आप मस्जिद बनाइए, मदरसा बनाइए, हॉस्पिटल बनाइए, सराय बनाइए, रेस्ट हाउसेस बनाइए, वो जिम्मेदारी रहेगी वक्फ बोर्ड की। एक इंसान है जो इस्लामिक लोग इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं पिछले कुछ सालों से, वो यहाँ पर वक्फ कर सकते हैं और उस प्रॉपर्टी को कैसे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा होता है वक्फ अल औलाद। तो उसमें क्या है कि जो वक्फ करने वाला है, जिसकी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को डोनेट तो कर दिया है, लेकिन वहां से जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा उसमें कुछ परसेंट हिस्सा किसका भी रहेगा, उसकी खुद की औलाद का भी रहेगा, उसकी खुद की जनरेशन का भी रहेगा। एंड लास्ट इज वक्फ बाय यूजेज। वक्फ बाय यूजर मतलब क्या है कि कुछ लंबे समय से, एक थोड़ा लंबा जो समय है, एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से एक प्रॉपर्टी को वक्फ की तरह यूज किया जा रहा है, लेकिन उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना उसका कोई रिकॉर्ड है, ना ही उसका कोई डोनेशन पेपर है, लेकिन उसका कोई एग्रीमेंट नहीं है। पिछले जो हमने देखे थे उसमें एक प्रॉपर एग्रीमेंट साइन किया जाता है कि हाँ हम इसको वक्फ कर रहे हैं इस प्रॉपर्टी को। लेकिन यहां पर क्या है वक्फ बाय यूसेज, कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उसको एज अ वक्फ यूज किया जा रहा है, लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो अब ये वक्फ बाय यूजर के अंदर ही हमें बहुत राइज देखने को मिला है जमीन का, प्रॉपर्टी का, एंड उसमें कुछ केसेस भी देखने को मिले कि जिनको इलीगली भी हैंडल किया जा रहा है, जिसको यहाँ पर करप्शन, हवाला भी इसमें यहाँ पर यूज किया जा रहा है। सो दैट इज वाई सेंटर यहाँ पर इस आर्टिकल में यही कह रही है कि हमारे पास बहुत सारी पिटिशंस आई हैं, उसी के बाद हमने इसको मामले को कंसिडरेशन में लिया, एंड देन ओनली वी हैव लाइक टेकन दिस स्टेप टू पास दिस एक्ट, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे करप्शन के केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। वक्फ बाय यूजर को अब एलिमिनेट किया जाएगा कि या तो आप अपनी प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन पेपर्स लाइए, आप दिखाइए आपने कहां डोनेट किया है, अदरवाइज वो प्रॉपर्टी को सीज कर लिया जाएगा, वो प्रॉपर्टी हो जाएगी सरकार की। एंड वक्फ बाय यूजर के वजह से ही यहां पर हमें स्पेशली मुर्शिदाबाद में एक ह्यूज वायलेंट इंसिडेंट्स देखने को मिल रहा था। दैट्स वाई वक्फ बाय यूजर को अभी क्या कर दिया है, स्टे कर दिया है। ना ही मुस्लिम मेंबर्स को ऐड किया जाएगा, उसमें इंक्लूड किया जाएगा फिलहाल के लिए बोर्ड में, जब तक कोई फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आ जाता है। साथ में जो वक्फ बाय यूजर है उसके ऊपर भी कोई यहां पर प्रॉपर्टी को सीज नहीं किया जाएगा। साथ में एक और यहां पर एडिशन हमें देखने को मिलता है, दैट इज वक्फ ट्रिब्यूनल। वक्फ ट्रिब्यूनल में नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी इंक्लूड किए जाएंगे, प्लस वक्फ ट्रिब्यूनल की जो अपील है वो कहां जाएगी, वो जाएगी आपकी हाई कोर्ट के पास, राइट। एंड एक वक्फ डेटाबेस भी यहां पर प्रिपेयर करने की एक क्राइटेरिया रखा गया है। वक्फ डेटाबेस बनाने का क्राइटेरिया का मतलब है कि उसमें रजिस्ट्रेशन करवाई जाएगी ऐसी प्रॉपर्टीज को जो वक्फ की गई हैं, राइट। अगर आप अपनी वक्फ की प्रॉपर्टी को रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं, रजिस्टर नहीं करा पाए हैं सरकार के पास, तो विद इन 6 मंथ्स आपको यह समय दिया जाएगा, और 6 महीने के अंदर भी अगर आप उसको प्रॉपर्टी को डोनेट नहीं, आप उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर नहीं करा पाए हैं, तो वो प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी, राइट। नाउ द इशू रेज्ड इन दिस कंटेक्स्ट, इन दिस पार्ट वाज कि अगर हो सकता है उसके ऊपर डिस्प्यूट चलना शुरू हो जाए, एंड वो डिस्प्यूट 6 महीने से ज्यादा का हो, तो क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। सो दैट इज वाई सरकार की तरफ से ये बोला गया कि अगर वक्फ ट्रिब्यूनल इसको रिटर्न में दे दे कि भैया जो ये यहां पर डिस्प्यूट है इसको 6 महीने से ज्यादा लग सकता है, तो वक्फ की प्रॉपर्टी सीज नहीं करी जाएगी, राइट। तो एक ये रजिस्ट्री डाटाबेस बनाया जाएगा, लेकिन अगर डिस्प्यूट चल रहा है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, 6 महीने से ज्यादा वक्फ ट्रिब्यूनल कह रहा है कि समय लग सकता है, तो उसको सीज नहीं किया जाएगा, राइट। देन उसके बाद यहां पर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर जो डिस्प्यूट है सबसे पहले वो कहां जाएगा। जब ये एक्ट बनाई जा रही थी उसमें बोला गया था कि जो वक्फ का डिस्प्यूट है, लैंड डिस्प्यूट है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाएगा, लेकिन जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जिसको ये एक्ट, जिसमें रिकमेंडेशन के लिए, जिसमें सजेशंस के लिए भेजा जाता है, चेकिंग के लिए भेजा जाता है, ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की हम बात कर रहे हैं, वहां पर ये सजेशन आया कि इसकी जगह आप ये कर दीजिए कि जो वक्फ जो डिस्प्यूट है दैट विल बी हैंडल्ड बाय अ ऑफिसर, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर, दैट शुड बी हायर इन पोजीशन देन द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, राइट। तो ये यहां पर एडिशन किए गए हैं। इस तरीके के अमेंडमेंट्स जो यहां पर लाए गए हैं, इसी की वजह से बहुत सारे यहां पर वायलेट
वायलेंट जो इंसिडेंसेस हैं थ्रू आउट द कंट्री देखे गए हैं, प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं, खासकर मुर्शिदाबाद में तो वायलेंस भी हुई है और जगह प्रोटेस्ट देखने को मिले हैं कि ये हमारी जो रिलीजियस फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उनके ऊपर यहाँ पर सीधा सीधा वॉर किया जा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ पर ये कहना है कि जो आपके पास आर्टिकल 25 के अंडर राइट्स हैं, जो आपके पास और दूसरी राइट्स हैं, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एंड इफ यू कैन से दैट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो आपका हक है, वो रिलीजियस जो ऑटोनॉमी है, दैट इज नॉट एब्सोल्यूट, दैट इज अंडर द सुपरविजन, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंटर। डेफिनेटली यू हैव रिलीजियस राइट, बट वो आपके लिए एब्सोल्यूट नहीं है। जस्ट लाइक राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जस्ट लाइक फ्रीडम टू रिजाइड, ये आपके लिए एब्सोल्यूट नहीं है। इसी तरीके से ये भी आपकी जो फंडामेंटल राइट है, रिलीजियस राइट है, दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर एंड उनके ऊपर कोई भी एक्शन लिया जा सकता है व्हेन एंड सो रिक्वायर्ड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ द जस्टिस, राइट। तो यहां पर जो ये आर्टिकल है इसमें यही बताया गया है कि जो शॉकिंग मिसयूज आ रहा था वक्फ लॉ का, इसी की वजह से अमेंडमेंट हो रहा था। तो यहां पे बोला गया है कि 116% राइज हमें देखने को मिलता है इन दी वक्फ प्रॉपर्टी, 116% राइज देखने को मिला है महज 10 सालों में, 10-11 सालों में। सो इससे एक करप्शन का जो आइडिया है वो लगाया जा रहा था एंड दैट इज व्हाई सेंटर ने रिस्पॉन्ड किया है वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के तरीके से। यहां पर ये डेटा आपको दिया गया है जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये समझने के लिए कि इशू चल क्या रहा है उसके लिए बेसिक पॉइंट से हमने आज रिवाइज किया है कि वक्फ क्या है, वाकिफ क्या है और डोनेशन क्या है। साइड में हमें ये भी पता होना चाहिए कि वक्फ कैसे कैसे किया जा सकता है, या तो आपने डायरेक्टली उसको डोनेट कर दिया है या फिर आपने जनरेशन, आपने वक्फ औलाद को अगर आपने चूज किया है कि आपकी जनरेशंस भी उस प्रॉपर्टी से बेनिफिट उठाती रहेंगी, या फिर ये भी हो सकता है कि वो वक्फ बाय यूजर रहा हो, मतलब उसका कोई कागज पत्री कुछ नहीं है लेकिन उसको बहुत लंबे समय से यूज किया जा रहा है एज अ वक्फ प्रॉपर्टी। तो उसको अब यहां पर एंड करने की कोशिश करी जा रही थी, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने 16 अप्रैल को जो यहां पर एक हियरिंग हुई थी उसमें रिकॉर्ड में लिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एश्योरेंस को रिकॉर्ड किया है कि जो डी नोटिफाई एंड वक्फ प्रॉपर्टी को बिल्कुल कुछ भी नहीं किया जाएगा, वक्फ बाय यूजर को भी यहां पर कभी अभी नहीं छेड़ा जाएगा। साथ में जो अपॉइंटमेंट है नॉन मुस्लिम्स की वो भी अभी तक नहीं करी जाएंगी जब तक इसमें कोई फाइनल से नहीं आता है। फाइनली यहां पर बोला गया है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3(1)(r) नो ट्रस्ट डीड और एनी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैज बीन इंसिस्टेड अपॉन इन द अमेंडमेंट, और इवन प्रायर देयर टू कोई भी यहां पर अभी तक कोई ऐसा जो डिसीजन है नहीं लिया गया है। द ओनली मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर बीइंग प्रोटेक्टेड अंडर द प्रोविजन इज दैट सच बाय वक्फ बाय यूजर मस्ट बी रजिस्टर्ड एज ऑन April 8, 2025 की बस यहां पर वक्फ बाय प्रॉपर्टी, कोई किसी प्रॉपर्टी को सीज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको इसमें प्रोटेक्शन चाहिए है वक्फ बाय यूजर में तो आप उसको रजिस्टर करा लो एंड देन उसके बाद यहां पर हम मान सकते हैं कि ठीक है ये रजिस्टर हो चुका है, डेटाबेस में आ चुका है एंड नाउ उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर अब गवर्नमेंट सर्वेलेंस हो सकता है, राइट। सो दिस वाज एंटायर आर्टिकल। इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट ने समय मांगा था कि हमें 1 हफ्ते का समय चाहिए होगा आपको सारे जो पिटीशंस हैं उनको एक तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए, तो वो टाइम अब यहाँ पर उसी के लिए इसको डिस्क्रिप्शन में इस आर्टिकल में यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि जो आर्टिकल जो यहाँ पर ये रिपोर्ट प्रिपेयर हुई है ये बहुत ही एक लंबी रिपोर्ट है जिसमें वेरियस पिटीशंस आई हैं कि बहुत सारे केसेस देखने को मिले हैं जिसमें इलीगल तरीके से हड़पी गई है जमीन, इंक्रोचमेंट भी देखने को मिला है, तो इसीलिए सरकार ने ये स्टेप उठाया था, लेकिन अब उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे लग चुका है। आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। वी हैव डिस्कस्ड दिस आर्टिकल, ओके। चलिए yes, important article here. India France to finalize 63,000 crore deal for 26 Rafale AM jets on April 28. Recently we have signed this deal with France. हमने वहाँ से राफेल फाइटर जेट्स इंपोर्ट करने का सोचा है, वो डील करने की हमने डिसाइड किया था एंड 28 को वो फाइनली साइन हो जाएगी डील, जो कि अमाउंट करती है 63,000 करोड़। दिस डेटा 63,000 करोड़ इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड आपके लिए ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने फाइटर जेट्स आ रहे हैं, बस हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि उसमें से कुछ जो जेट्स हैं दे आर सिंगल सीटर एंड जो कुछ जो सीट्स हैं जो जेट्स हैं दे आर डबल सीटर, राइट। ये आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। हमने जो यहाँ पर राफेल
एम जेट्स है। एम का मतलब यहां पर सीधा सीधा क्या देखने को मिल सकता है, रफेल एम इज मरीन वर्जन। एम को हम बोल सकते हैं दिस इज अ मरीन वर्जन, क्योंकि हम इसको कहां पर इंडक्ट करने वाले हैं, हम रफेल एम को नेवी में इंडक्ट करने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टेशन देम ऑन आवर एयरक्राफ्ट कैरियर्स लाइक विक्रम आदित्य एंड विक्रांत, है ना। उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम देख लेते हैं न्यूज क्या है। तो इंडिया और फ्रांस के बीच में जो डील साइन हुई थी रिगार्डिंग रफेल एम जेट्स, 26 रफेल एम जेट्स, वो फाइनलाइज होने वाली है अप्रैल 28 को। एंड ये देखने की बात है कि इसमें अभी मीटिंग होने वाली थी, बट अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि रीसेंट पहलगाम अटैक की वजह से उनका जो विजिट था इंडिया में वो डिले कर दिया गया है। एंड लेकिन जो सरकार है वो यहाँ पर बोल रहे हैं, जो ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिशियल्स हैं, उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, डेफरमेंट जो यहाँ पर डिले हुआ है, डेफर हुई है उनकी विजिट, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ दिस टेरर अटैक, बट जो अंदाजा है वो यही लगाया जा रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस डील हैज बीन डिलेड। बट यहां पर एक इंपॉर्टेंट आपको पॉइंट देखने को मिलेगा, G2G एग्रीमेंट, दैट इज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट। अब यहां पर उनकी तरफ से, फ्रांस की तरफ से जो डिफेंस मिनिस्टर है उनके साइन हो चुके हैं डील पर, एंड द ओनली थिंग दैट हैज टू बी डन इज फ्रॉम इंडियन डिफेंस मिनिस्टर, वहां पे उनके साइन लगेंगे एंड देन उसके बाद 28 को ये डील साइन हो जाएगी। दिस डील कंप्लीशन के लिए इसको लगभग 6.5 years लगने वाले हैं। कंप्लीट डिलीवरी ऑफ 26 रफेल जेट्स माइट टेक 26.5 hours, लगभग 6.5 जो साल हैं वो लग सकते हैं यहाँ पर। इससे पहले भी हमने यहाँ पर 2016 में 36 रफेल जेट्स मंगवाए थे जिनके अमाउंट थी 60,000 एंड नाउ वी आर गेटिंग 63,000 में 26 रफेल एम जेट्स, राइट। तो यहाँ पर ये जो स्टेशन किए जाएंगे INS विक्रम आदित्य पर एंड INS विक्रांत पर। ये INS विक्रम आदित्य एंड विक्रांत क्या है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर्स मतलब ये बहुत लार्ज शिप्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इनका काम क्या रहेगा, एयरक्राफ्ट को नेवी में यहां पर स्टेशन रखने के लिए, सी में इन द हाई सीज वहां पर स्टेशन रखने के लिए एयरक्राफ्ट को, ताकि इमरजेंसी में तभी के तभी वहीं से रफाल को रवाना किया जा सके, फाइटर जेट्स को रवाना किया जा सके फॉर द ओवरऑल सर्वेलेंस ऑफ द बैटल ग्राउंड और द सर्वेलेंस और द फाइटिंग इन द सीज, ताकि ये हमारी नेवी को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके, राइट। एंड यू मस्ट नो दैट नेवी स्ट्रॉन्ग होना इज द मेन नीड ऑफ आवर फॉर टुडेज वर्ल्ड। तो नेवी शुड बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, सो दैट इज व्हाई वी हैव मेड दिस डील। तो जो एयरक्राफ्ट, अगर कैरियर की हम बात करते हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर में आता है INS विक्रम आदित्य। विक्रम आदित्य की अगर हम बात करें तो दिस हैज बीन टेकन विद फ्रॉम द रशिया, हमने रशिया से ये टेक्नोलॉजी ली है। लेकिन अगर हम INS विक्रांत की बात करें, जिसको 2022 अभी रिसेंटली 2022 में ही कमीशन किया गया है, ये इंडिजिनस है, इसमें हमने किसी भी दूसरे कंट्री की हेल्प नहीं ली है, ये इंडिजिनस डेवलपमेंट देखने को मिलती है। दो मेजर एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो कमीशन है हमारे नेवी में वो है विक्रमादित्य एंड विक्रांत। विक्रमादित्य विच हैज बीन डेवलप्ड बाय रशिया, विच हैज बीन प्रोक्योर्ड फ्रॉम रशिया, एंड INS विक्रांत है जिसको अभी रिसेंटली कमीशन किया गया था। इट इज इंटायरली इंडिजिनस फॉर इंडिया। ये आपसे बार बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बिकॉज अभी रिसेंटली क्वेश्चन, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 2024 में भी फाइटर जेट्स के ऊपर, उनकी जनरेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया था। तो यहां पर आपके लिए रफेल एम जेट्स आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट एंड उसकी वजह से आपके लिए यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से एयरक्राफ्ट कैरियर है इंडिया के पास। एंड INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य पर ये जो रफेल एम आएंगे इनको स्टेशन किया जाएगा। इनमें जो एक नेक्स्ट जो लेवल एक हमें टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, तो जो इंडिया के एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो स्काई जंप को यूज करते हैं एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको समझना चाहें वाया डायग्राम, तो अगर ये यहां पर आपका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है तो इसमें एक थोड़ा सा हमें यहां पर ऐसे टिल्ट देखने को मिलता है ताकि हम यहीं से इनको टेक ऑफ कर सके। दिस इज स्काई जंप टू लॉन्च एयरक्राफ्ट एंड ऑल्सो अरेस्टर केबल टू रिकवर एयरक्राफ्ट दैट यूजेस अ टेल हुक। इसका मतलब क्या है कि जो एयरक्राफ्ट है यहां पर एक हुक देखने को मिलेगा एंड जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर एक रोप होती है, केबल होती है, रस्सी होती है, जिसकी वजह से जब वो लैंड करता है, बिकॉज इतना बड़ा स्पेस नहीं है, एक प्रॉपर रनवे हम सी में नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। जो रनवे है वो सिर्फ और सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर का ही है
तो एयरक्राफ्ट कैरियर को जब हम यहां पर लैंड करेंगे एयरक्राफ्ट को, तो वहां पर एक केबल होती है जिसमें जो एयरक्राफ्ट है उसको अरेस्ट किया जाता है, वो जो टेल हुक है वो उस केबल में अटकाया जाता है ताकि जो एयरक्राफ्ट है उसको वो लंबा रनवे ना ले, वो वहीं की वहीं उसकी जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो, वो उसको हम अरेस्ट कर सके। सो यहां पर ये आपको दो नाम देखने को मिल रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या यूज करते हैं, स्काई जंप जो मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन किया है, साथ में इसमें हमें देखने को मिलता है रिकवरी, एक टेल हुक से देखने को मिलती है, अरेस्टेड केबल टू रिकवर। ठीक है, अरेस्टेड केबल आपको पूछा जा सकता है कि या अरेस्टेड केबल हम यूज करते हैं, डेफिनेटली। द लिफ्ट्स यूज्ड टू मूव एयरक्राफ्ट ऑन बोर्ड इंडियन कैरियर्स वर बिल्ट टू अकोमोडेट द इन सर्विस रशियन MiG-29 के जेट्स। तो अभी तक जो हमारी मॉडिफिकेशन करी गई है वो अकॉर्डिंग टू MiG-29 जेट्स के अकॉर्डिंग करी गई है, लेकिन अब हम जब यहाँ पर रफाल एम जेट्स लाएंगे उसके में भी हमें कुछ मॉडिफिकेशन की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा 22 सिंगल सीटर जेट्स हमें देखने को मिलते हैं, प्लस 4 ट्विन सीट ट्रेनर जेट्स हमें यहां पर मिलेंगे देखने को, राइट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, both for prelims and mains. Let us move on to the next article now. Okay. This article is also important for you. Let us discuss this article. सबसे पहले यहाँ पर इसमें इशू क्या बताया गया है, over a dozen annual reports of scheduled caste, scheduled tribe, OBC panel yet to be made public. As you guys know that we have commissions, National Commission for Scheduled Caste, National Commission for Scheduled Tribe and National Commission for Backward Class. ये तीन commissions जो हैं these are constitutional bodies. जब आप constitutional bodies पढ़ते हैं in GS paper 2 तो उसमें आपको ये तीन बॉडीज भी पढ़ाई जाती हैं। अदर बॉडीज आर ऑल्सो देयर, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है, लेकिन यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लास। तो ये जो कमीशंस हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, इनका काम क्या होता है, इनको एक रिपोर्ट, वेरियस अदर एडवाइजेस ऑल्सो, वेरियस अदर सजेशंस ऑल्सो, एडवाइजरी कमिटीज हैं, एडवाइजरी कमीशंस हैं, लेकिन इनका एक काम ये भी होता है कि उनको एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है जिसको हम एनुअली रिप्रेजेंट करते हैं। एनुअली वो जो रिपोर्ट है वो तैयार की जाती है एंड वो भेजी जाती है प्रेसिडेंट को। एंड नाउ प्रेसिडेंट का काम क्या रहेगा कि उसको पार्लियामेंट में टेबल करना है ताकि पार्लियामेंट में उस पर डिस्कशन हो सके एंड जो आगे की पॉलिसी फॉर्मुलेशन है वो इस रिपोर्ट की तरफ से, इस रिपोर्ट के रिव्यू के अकॉर्डिंग हम अपनी पॉलिसीज में चेंज कर सकते हैं, साथ में उसमें कोई नया एडिशन कर सकते हैं या उनको फॉर्मुलेट कर सकते हैं, राइट। तो ये जो तीन कमीशन है इनका काम क्या है, एक ये जो रिपोर्ट है उसको बनाना एंड प्रेसिडेंट को भेजना, प्रेसिडेंट भेजेगा पार्लियामेंट को। ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है, ये कोई एक्ट नहीं है, स्टैट्यूट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ये इस तरीके से फॉलो किया जाएगा। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की ही बात कर रहे हैं तो NCSC इज इन आर्टिकल 338, NCST इज इन आर्टिकल 338A। पहले ये दोनों कमीशंस एक ही थी, नाउ दिस हैज बीन सेपरेटेड इन 2003 अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इनको सेपरेट कर दिया है। एंड जब हम बात करते हैं NCBC की तो ये जैसे हम 338B में यहां पर लिख देती हूं, NCBC की अगर हम बात करते हैं तो दिस इज आर्टिकल नंबर 338B। तो आप B से भी याद रख सकते हैं, यहां पर 338B इसको ऐड किया गया था 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इन ईयर 2018। तो राइट यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है NCSC, NCST, NCBC, राइट। कौन कौन से आर्टिकल्स हैं आपसे डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, कौन से आर्टिकल इसको पर्टेन करते हैं, राइट। अब यहां पर आर्टिकल में क्या बोला गया है कि जो रिपोर्ट इनको प्रिपेयर करनी होती है उसमें बहुत सारा डिले चल रहा है। लगभग अगर हम यहां पर देखें, कहीं पर लिखा हुआ था कि NCBC की रिपोर्ट को 3 साल हो गए हैं, राइट। NCSC की कमीशन को अगर हम देखें तो लास्ट 2 साल से इनकी कमीशन की रिपोर्ट नहीं गई है। तो एक डिले हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो ये डिले है, पास्ट दीज रिकमेंडेशन हैज गॉन इनटू ब्रॉड एरियाज ऑफ पॉलिसी मेकिंग। कहते हैं कि जो ये रिपोर्ट बनाते हैं इसकी वजह से क्या होता है, पॉलिसी मेकिंग में बहुत हेल्प करते हैं, जैसे कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रिजर्वेशन कैसे करना है, क्रीमी लेयर का क्राइटेरिया, एक्सक्लूजन कैसे करना है, कैटेगराइजेशन कैसे करना है कम्युनिटीज का, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरवेंशन कैसे करना है, ये सब हेल्प होती है इन पॉलिसी, इन रिपोर्ट से। लेकिन अगर वो रिपोर्ट यहां पर सबमिट ही नहीं करी जाएगी, रेगुलरली वो रिपोर्ट नहीं आएगी, तो उसकी वजह से जो एक्शन, जो टेकिंग रिपोर्ट्स हैं इनके में डिले देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन है उसमें भी डिले देखने को मिलेगा एंड दिस इंपैक्ट्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट and this impacts the development of scheduled caste, scheduled tribes and backward classes, right.
तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि बस बहुत ही जल्दी उनको सबमिट कर दिया जाएगा, प्रेसिडेंट को दे दिया जाएगा, या ये भी बोल सकते हैं कि इनको प्रेसिडेंट को दे चुके हैं एंड आगे वो बस अब टेबल ढोनी है। लेकिन इसमें एक बहुत ज़्यादा डिले हमें देखने को मिलता है। तो इसमें अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में ही डिले देखने को मिलेगा, तो लेट अस नॉट टॉक अबाउट स्टैट्यूट बॉडीज, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं, अगर उनकी रिपोर्ट डिले होती है तो भी एक तरीके से समझा जाता है। बट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में भी अगर डिले देखने को मिलेगा, एंड दैट टू इन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, तो this is a matter of concern and this should be revamped as soon as possible, right? So these were very, very important articles from today's newspaper. Kindly read the newspaper on your own also, and then give this video, take this video as an addition for your current affairs, right? So like the video, share the video, subscribe the channel. Thank you and have a nice day.